सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। हमारे साथ हैं नवीद हयात मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है। नवीद साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम जिस तरह से बहस देख रहे हैं, अब पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो जजेस के सवालों से ऐसा लग रहा है, खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की अगर बात करें कि आज अगर ये मान लिया जाए कि कोई हुकूमत, ज़ाहिर है उसके पास मेजॉरिटी है तभी वो हुकूमत में है, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, और वो ये कहती है कि जी 3 जजेस हैं, ये मिलकर फैसला करेंगे कि सुमोटो लेना है नहीं लेना, कौन सा बेंच बनेगा, उसके किसके पास केस जाएगा। तो फिर आगे अगर कोई हुकूमत आती है और समझती है कि ये जो चीफ जस्टिस है हमें सिर्फ इसको इख्तियार देना है बजाय कमेटी के, या ये चीफ जस्टिस से हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है, तो फिर वो हुकूमत इस तरह करेगी, फिर अगली हुकूमत कुछ और कर देगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं बड़ी मुअद्दबाना ये गुजारिश करूंगा, और ये देख रहे हैं कि 3-4 दिन से कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा है, उस वजह से जैसे आपने कहा कि केसेस भी इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, तो उसमें जो जिस तरह का प्रोसीजर चल रहा है वो हम तो देखते ही रहते थे, लेकिन ये आवाम को भी देखने का मौका मिला है कि अदालतों में किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं। देखें, हम जब स्टूडेंट्स थे और उस वक्त तक अभी तक और तमाम लोग भी या आवाम भी ये समझते हैं कि अदालतों में वकील आर्गू करते हैं और जजेस सुनते हैं, और हमेशा यही कहा जाता था कि जजेस अपने फैसलों के ज़रिए से बोला करते हैं। लेकिन ये इसमें जो एक तो ताख़ीर हो रही है, मेरा ख्याल है कि जो वकील सुन रहे हैं और जजेस सवालात इतने कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है उनका जवाब देना मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो सवाल आपने किया कि क्या दूसरी हुकूमत आएगी तो इस तरह ख़त्म कर दी, देखिए ये एक इस वक्त ये बहस नहीं है। बहस सिर्फ इतनी है आर्टिकल 191 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यहाँ पे बहस ये है कि क्या पार्लियामेंट को ये कम्पिटेंसी हासिल है कि वो कोई एक्ट ऐसा बना सके जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को चेंज कर सके या नहीं कर सके। क्योंकि जो आर्टिकल 191 है बज़ाहिर वो ये कहता है कि अगर वो रूल्स को तब्दील भी करना है तो फिर आइन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी होगी, एक्ट के ज़रिए से वो तब्दील नहीं किए जा सकते। बज़ाहिर ये एक राय है या एक कुछ लोगों की। तो बेसिक जो बहस है वो ये है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि कोई भी ऐसा कानून, ये जो एक्ट बना है ये ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर्टेल करता है, ना उनकी आज़ादी को सलब करता है, ना उनके इख्तियारात को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है जो कल सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उससे उनके इख्तियारात में कमी की गई है या उनकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसमें इंटरफेरेंस की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये नहीं है कि ये एक्ट बनने से कुछ सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कर्टेल हो गई हैं। ये एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मेरा ख्याल मज़ीद वसी कर रहे हैं, और वो जो इख्तियार एक चीफ जस्टिस साहब को हासिल था वो लेके एक कमेटी के हवाले किए, और बाकी एक राइट ऑफ अपील है कि एक आर्टिकल 184(3) के तहत जो उसको हम सो मोटो के नाम से सारे लोग जानते हैं जी, तो वो उसके तहत जब भी कोई मामला टेकअप किया जाता था तो वो जब भी फाइनलाइज हो जाता था या उस पर सज़ा होती थी या जो भी, तो उसके खिलाफ कोई रेमडी हासिल नहीं थी। एक रिव्यू की जो रेमडी है वो बड़ा लिमिटेड स्कोप है उसका, उसमें मेरिट को जाके फिर टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ कोई मिस्टेक्स हैं तो वो देखी जा सकती थी, तो उसमें एक राइट ऑफ अपील दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि कानून को अगर देखा जाए कि कानून अच्छा है या बुरा है, तो कानून तो सब लोगों की ये राय है, बल्कि बार एसोसिएशंस की और तमाम जो वकला कम्युनिटी है उनकी ये जो इस एक्ट के ज़रिए से जो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, ये तमाम लॉयर्स की डिमांड्स पिछले 10-15 साल से रही हैं। हम लोग ये मुतालबा करते रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) के हवाले से एक कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि जिस मामले में चाहे उसमें सो मोटर ले लिया जाए और फिर वो मामला वहाँ पे ख़त्म ही हो जाए, आगे उस आदमी के पास रेमडी ही कोई ना रहे। देखिए, एक आदमी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ वो केस रजिस्टर्ड होता है, दुनिया भर में प्रोसीजर है कि वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट होगा, वहाँ से अगर उसके खिलाफ कोई फैसला होता है तो वो नेक्स्ट एपीलेट कोर्ट में जाएगा, अगर वहाँ से कोई उसके खिलाफ फैसला होता है तो वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटे के तहत अगर किसी को कोई सजा देते तो उसके खिलाफ उसके पास तो कोई रेमडी नहीं थी। लिहाजा ये राइट ऑफ अपील का भी जो इख्तियार है ये तमाम वकला कम्युनिटी की ये डिमांड थी। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे बात आगे रुकी हुई है
कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है आर्टिकल 191 के तहत। अच्छा, अब हाँ नमीद साहब, जो मैंने गुजारिश की, जिस तरह आपने भी कहा, ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, सिर्फ चीफ जस्टिस के पास पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही सवाल बार बार उठ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। हुकूमत के पास अगर ये इख्तियार चला जाएगा, असल मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट शायद खुद कर ले, लेकिन अगर किसी हुकूमत को इख्तियार मिल गया कि वो इस तरह से कि जी कितनी कमेटी बनेगी, आज 3 जजेस हैं, उसके बाद कोई कह सकता है 5 जजेस होंगे, क्यों कहते हैं नहीं जनाब दोबारा चीफ जस्टिस को वापस भेज दें, तो शायद कुछ जजेस का ख्याल है कि फ्लड गेट खुल जाएगा, कि उसके बाद फिर जो हुकूमत आएगी वो देखेगी अच्छा हमारे हक में किस तरह से मामला चल रहे हैं और उसके लिए करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों है, हाई कोर्ट में क्यों नहीं, निचली अदालतों में, क्या फिर सेशन जज के लेवल पर भी ये बनाया जाएगा कि जी किस सिविल जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये भी एक कमेटी डिसाइड करेगी, फिर तो हर सतह पर कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इससे कोई इतना ऐसा कोई दरवाज़ा खुल जाएगा कि फिर सारे ही ये स्टार्ट कर देंगे। देखिए, वही मैंने कहा कि नीचे अगर सेशन कोर्ट में देखें या हाई कोर्ट में देखें तो वहाँ पे ये इशू नहीं है आर्टिकल 184(3) का, वहाँ पे किसी अदालत को सो मोटा का इख्तियार नहीं है। तो यहाँ पे जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत ये इख्तियार हासिल है, बेसिकली तो वो मामला इशू है ही आर्टिकल 184(3) का कि वो एक चीफ जस्टिस साहब एक मामले को समझते हैं कि इसको इस पे सो मोटा लेना चाहिए। आपको मैं मिसालें तो खैर नहीं दूंगा, आपके इल्म में होंगी कि पिछले कुछ अरसे में 5, 6, 7 साल में किन किन चीज़ों पे या किन किन इश्यूज पे आप देखेंगे सो मोटा नोटिस लिया गया। क्यों, ये तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना, अगर किसी के बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। बेंच बनाने का भी इसमें नहीं है कि वो भी सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं 3 जजेस मिलकर बनाएंगे, सो मोटो तो एक तरफ रह गया। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के हवाले से भी ये ज़रूर ये डिमांड चली आ रही थी लॉयर्स कम्युनिटी की भी, सीनियर लॉयर्स की भी, बार एसोसिएशंस की भी। कई ऐसे, आप मुझे ये बताएं कि अब नीचे कहीं पे भी हाई कोर्ट तक भी अब मैं किसी ऑर्डर से अग्रीव्ड हूँ और मुझे एक केस में अर्जेंट रिलीफ चाहिए, मैंने एक जमानत दायर करनी है, मैंने एक ऐसा केस दायर करना है जिसमें मुझे स्टे चाहिए, और नहीं तो अगले दिन दूसरे दिन वो मेरी इमारतें डिमोलिश कर देंगे, तो वो हाई कोर्ट तक ये है कि मैं आज केस फाइल करता हूँ तो कल वो केस फिक्स हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये है कि मैं आज जाके केस फाइल करता हूँ तो ये चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है कि वो महीने बाद फिक्स करते हैं या 2 महीने बाद फिक्स करते हैं, या कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अर्जेंट मैटर के केस जो है कब फिक्स किए जाए। बिल्कुल सही। तो वो एक सिस्टम अगर बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। हाँ जी, जिस तरह हम देख रहे हैं वो आबिद जुबैरी साहब भी ये कह रहे थे कि 90 दिन के इलेक्शन वाला मामला वो अभी तक नहीं लग सका, वो पता लगे 90 दिन भी गुजर गए, साल गुजर गया, वो शायद ना लगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इख्तियार। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।